अंदर बाहर का खेल चल रहा है। जैसे यहाँ पर देखो NO3 बाहर, SO4 अंदर है, तो इन्होंने क्या सेटिंग बिठाई, इन्होंने बोला यार बाहर का मौसम बढ़िया हो रहा है, मैंने सुना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है ना, तो ये बोलता है NO3 आके देख ले, तू मैं भी अंदर का माहौल देख लेता हूँ, तो ये स्वैप कर लेते हैं अपनी पोजीशन। स्केलेटल लिगेंड्स में क्या आप देखते हो, चेन फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर 5 या 6 मेंबर्ड की रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। वीक फील्ड लिगेंड कभी होता है तो अट्रैक्शन कम होती है, रिपल्शन भी कम होती है, तो जो आपका इंक्रीज और डिक्रीज है एनर्जी का वो भी कम होता है। बेसिकली वीक फील्ड लिगेंड में ये जो डेल ओ का गैप है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों ज्यादा है, तो उस केस में ये एनर्जी का गैप भी ज्यादा होता है। गाइस हाय, वेलकम टू वेदांतु। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज के सेशन में हम लोग क्विकली रिवाइज करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर द जेईई एग्जाम। तो मेन चीज आज के सेशन में क्या होगा, सेशन के नोट्स होंगे। तो मैम ने क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स को, सारे इंपॉर्टेंट लिगेंड्स को, स्टीरियो आइसोमर्स को अटैच किया है। तो मेक श्योर कि आप जरूर डाउनलोड कर ले सेशन नोट्स को एंड यू अटेंड दिस क्लास, जो बहुत छोटे टाइम पीरियड में अपना पूरा रिवीजन कराएगी। ओके, चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरे साथ मैं हूँ शिल्पी कौशिक, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर वेदांतु पे। तो हाँ, हाउ विल यू गेट द सेशन नोट्स? तो अभी जो अपना सेशन है, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टू डाउनलोड द सेशन नोट्स। उसको टैप करिए या फिर ऑल्टरनेटिवली आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर भी सेशन का PDF ले सकते हैं। ओके, चलो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वेटेज की अगर मैं बात करूं तो 5.5% से 6% तक भी इसका वेटेज आता है, विच इज टिपिकली क्वाइट हायर एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स, है ना, जितने केमिस्ट्री में है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये चैप्टर अच्छे से करने पे हमारे जेईई के अंदर 2 सवाल आराम से बन जाएंगे। तो प्लीज इस चैप्टर को जरूर करके जाना है, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा रिडक्शन इनऑर्गेनिक में हुआ है, तो मे बी आपको 3 सवाल भी यहाँ से आ जाए। ओके, सॉर्टेड है। चलिए तो पहले मैम ने नोट्स में छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज अटैच किया आपके रिवीजन के लिए। जैसे हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये जो आप डिब्बे के अंदर एक कॉम्प्लेक्स को बंद करते हो, जिसके अंदर हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन होता है, उसके साथ अपना एक लीगेंड अटैच्ड होता है। अब लीगेंड n मतलब n नंबर ऑफ लीगेंड्स होंगे, 4 6 जितना, डिपेंडिंग ऑन अपना कॉम्प्लेक्स कैसा है। तो ये हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर सेंट्रल एटम वो है जो कि एक अटैच्ड होगा आपके, जो एटम या आयन जिस विच इज अटैच्ड टू योर लीगेंड, है ना। उसके बाद आपकी लीगेंड्स हैं, जो कि एक तरह से आप ये समझो, जो यहाँ पे सेंट्रल एटम है वो हमारा ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा इन कॉम्प्लेक्सेस में, और लीगेंड हमारा ल्यूइस बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर। जैसे कि ये देखो मेटल है, ये मेटल के लिए मैम ने वेकेंट, हाइब्रिड और बाइटल दिखाया, ठीक है। ये आपका लीगेंड है, और ये लीगेंड का लेट्स से लीगेंड के पास है लोन पेयर, ठीक है। लीगेंड के पास ये लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है, राइट। तो जब लीगेंड मेटल के पास आता है तो लीगेंड कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल आल्सो, है ना, कर सकता है वाया कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो इन कॉम्प्लेक्सेस में ऐसे ही आप देखोगे कि जो मेटल है वो हमारा काम कर रहा है ल्यूइस एसिड की तरह, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके, और जो लीगेंड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ल्यूइस बेस की तरह, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह, है ना। तो लिगेंड्स का मैम ने डेफिनेशन अटैच किया, ऐसे मॉलिक्यूल्स, एनायंस या केटायंस आल्सो रेयरली व्हिच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कभी कभी पूछता है एग्जाम में, तो वो आपको पता होना चाहिए, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं आपके लीगेंड और सेंट्रल मेटल एटम या आयन के बीच में, है ना, कितने सिग्मा बॉन्ड से या कितने लीगेंड्स वाया सिग्मा बॉन्ड्स कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आपका चार्ज है सेंट्रल एटम पे या आयन पे, जब सारे लीगेंड्स आप हटा कर देखते हो। तो ओवरऑल ये जैसे एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स का, तो कोबाल्ट हमारा सेंट्रल एटम है इसमें, ठीक है। NH3 अपना लीगेंड का काम कर रहा है, यस, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है ना, जो डोनेट कर सकता है। ओके, 6 है हमारे पास, 6 NH3 लीगेंड्स जुड़े हुए हैं। तो अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स के लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, है ना। और अगर NH3 की बात करते हो, ये एक न्यूट्रल लीगेंड होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रल लीगेंड है, तो अपना मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +3 आ जाएगी,
सॉर्टेड है। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आप जेई के लिए अगर रिवाइज कर रहे हो तो इन टर्म्स से तो कोई सवाल नहीं पूछता है ना। फिर कॉम्प्लेक्सेस है हमारे पास अलग अलग टाइप के, जैसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है जहां पे आपके पास एक नेट पॉजिटिव चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इसमें अमीन अपना अगेन न्यूट्रल है NH3, तो ये क्रोमियम ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे 3+ चार्ज है। इस एग्जाम्पल में देखो यहाँ 3 Cl नेगेटिव बाहर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, यानी कॉम्प्लेक्स पे 3+ चार्ज होगा, है ना। तो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं जिनमें नेट नेगेटिव चार्ज होता है हमारा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। ओके, होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक पे सवाल पूछ चुका है एक बार जेई में। तो होमोलेप्टिक ऐसे कॉम्प्लेक्सेस है जहां पे मेटल बाउंड होता है सिर्फ एक तरीके के डोनर ग्रुप से, मतलब एक ही तरह के लीगेंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हेट्रोलेप्टिक में आपको एक से ज्यादा लीगेंस देखने को मिल जाते हैं, राइट। अब लीगेंस का भी क्लासिफिकेशन होता है चार्ज के बेसिस पर, न्यूट्रल लीगेंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लीगेंस। पॉजिटिव बहुत कम आप यूज करोगे, मेनली आप कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल और नेगेटिव देखते हो, बट मेक श्योर आप इनकी लिस्ट को जरूर रिवाइज करके रखें। अगर आपको लीगेंड ही नहीं पहचान होगी ना लीगेंड की, तो आपका सवाल गलत हो सकता है, राइट। तो इसको ध्यान से देखना। अगेन डेंटिसिटी के बेसिस पर, यानी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन लिगेंड से अपना मेटल के लिए आ सकता है, तो अपने पास अलग अलग है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट, ट्राई अप टू हेक्साडेंटेट अपन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, मोनोडेंटेट में दे हैव ओनली वन डोनर एटम, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर वो प्रोवाइड करते हैं अपने सेंट्रल मेटल एटम या आयन को। कुछ एग्जाम्पल जैसे NH3 हमने देखा, नाइट्रोजन इसकी साइट है ना। ऑक्सीजन H2O में ऑक्सीजन के वाया डोनेशन करता है, ओके। सिर्फ एक ही लोन पेयर का लाइक इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन कर सकता है। ऐसे ही साइनाइड NO2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। फिर बाइडेंटेट है जिनके पास 2 डोनर एटम होते हैं और ये लिंक कर सकते हैं सेंट्रल आयन से 2 पोजीशंस के थ्रू। जैसे बहुत कॉमनली आप इथाइलिन डायमीन यूज करोगे, ऑक्जेलेट यूज करते हो, है ना। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है सवाल कि कोऑर्डिनेटिंग साइट्स कौन सी हैं किसी लिगेंड में, तो ये भी देख कर रखना, है ना। जैसे इथाइलिन डायमीन में कोऑर्डिनेटिंग एटम अपना नाइट्रोजन है, ऑक्सिलेट में ऑक्सीजन है ना, उसका भी नोट आपको लेना है। ट्राइडेंटेट में आप इसको देखोगे डायन को डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, डाईइन, जहां पे 3 नाइट्रोजन है, देखो यहां से अपना मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में। टेट्राडेंटेट है जो 4 डोनर एटम्स पोजेस करता है, जैसे ट्राइइन है हमारे पास, यहाँ 4 नाइट्रोजन है। इनको काफी कम यूज करोगे, पेंटा और हेक्सा वालों को एक बार ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पेंटाडेंटेट में 5 होंगे डोनर एटम्स, जैसे EDTA है हमारा, ओके। यहाँ से कौन कौन सी साइट्स है ये भी ध्यान रखना, कौन सी 5 साइट्स के थ्रू डोनेशन हो रहा है, राइट। इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक अ नोट ऑफ। आर वी क्लियर ऑन दिस? हाँ, इसमें कितनी ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेटिंग साइट्स है, कितनी नाइट्रोजन से, पूछ सकता है ऐसे। ऐसे ही हेक्साडेंटेट में EDTA 4 नेगेटिव है, ये 3 नेगेटिव था। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, तो यहाँ पर देखो 2 नाइट्रोजन, यस, और 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, है ना, 4 O नेगेटिव है और 2 नाइट्रोजन है। तो यू हैव टू टेक नोट ऑफ दिस, आइडेंटिफाई कर सकते हो लिगेंड्स को। चलिए नेक्स्ट है आपके एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, जो कि लिगेट कर सकते हैं 2 अलग अलग साइट्स के थ्रू, लेकिन एक बार में एक ही साइट को यूज करेंगे, राइट। जैसे यहाँ पर देखो NO2 नेगेटिव जैसे आपके पास है, तो ये नाइट्राइटो N होगा जब ये नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट कर रहा है मेटल से, राइट। और ये नाइट्राइटो O होगा जब ये ऑक्सीजन के थ्रू कोऑर्डिनेट करता है। एक टाइम पे एक ही साइड से लिंक होंगे ये, ठीक है। अगर दोनों साइड को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं तो हाईली अनस्टेबल रिंग बन जाती है, यू नो दैट। सो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स को पहचान के रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज किलेटिंग लिगेंड्स। किलेटिंग लिगेंड्स में क्या आप देखते हो, चेन फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, 5 या 6 मेंबर्ड की रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, अब अगर ये अपना बाइडेंटेट लिगेंड है ना, ऑक्सिलेट, तो यहाँ पे जब मैंने मेटल के साथ इसे कोऑर्डिनेट किया तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनी, यस, जो काफी स्टेबिलिटी लाएगी अपने सिस्टम के अंदर, यस और नो। 1 2 3 4 5 6 कर सकते हो, ऐसे चेक कर सकते हो, बोलो।
यस 5 मेंबर जैसे यहाँ बन रही है, इधर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लाइक दैट, देख सकते हो एवरीवन। चलो यहाँ पे दिखाया ही हुआ है कोऑर्डिनेट करके। तो ये है आपकी किलेटिंग लिगेंड। सो देखो व्हेन अ पॉलीडेंटेट लिगेंड bonded with metal atom from one or more donor atom, जो रिजल्ट करता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 5 से 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। तो ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं किलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, और इनसे बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस मेरा बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी गुड स्टेबल। चलिए वीबीटी की बात करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाँ जी आप वहां भी करते हो बॉन्डिंग में, यहाँ भी करते हो, दोनों जगह इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें बेसिकली आप बात कर रहे हो, मतलब कॉन्सेप्ट वही सेम चीज होता है कि इस थ्योरी के हिसाब से भी जो आपका मेटल एटम है या आयन है, जो भी लिगेंड के इन्फ्लुएंस में है, वो अपने n-1d NsNp या NsNp-Nd ऑर्बिटल्स, अंदर वाला d मतलब और बाहर वाला डी sp के साथ, है ना, उनको यूज करके जब हाइब्रिडाइजेशन करता है तो अपने पास कितने तरीके के केसेस बनते हैं। तो एक देखो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस बनता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों की ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब इसमें दो तरीके के हाइब्रिडाइजेशन अपने कॉम्प्लेक्सेस दिखा सकते हैं, एक sp3d2 और एक d2sp3। ठीक है, sp3d2 वाले कॉम्प्लेक्सेस इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते d2sp3 वालों के मुकाबले। तो अगर आपको मिल रहा है अंदर वाला d तो बहुत बढ़िया है, उस केस में अपने कॉम्प्लेक्सेस में, मतलब अगर मेटल जो है आपका, उस केस में अगर अंदर के d ऑर्बिटल्स खाली हो जाते हैं n-1d, तो ये हाइब्रिडाइजेशन आप देख पाते हो। यहाँ से बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, अगर अंदर वाला ऑर्बिटल नहीं होता, n-1d खाली नहीं होता, तो हायर nd यूज हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन में। यहाँ से बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, यहाँ से आपके नेचर पे भी वो कमेंट करा सकता है कि मतलब कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक बनेगा या डायमैग्नेटिक बनेगा। ठीक है, लाइक दैट। तो ये डिपेंड करेगा आपने लीगेंड कैसा अटैच किया है। ठीक है, लीगेंड आपने स्ट्रॉन्ग फील लीगेंड लिया हुआ है या वीक फील लीगेंड। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट था ना स्ट्रॉन्ग और वीक फील लिगेंड का, ये वीबीटी ने नहीं दिया था, ये सीएफटी के अंदर दिया गया था। और सीएफटी ने भी रीजन नहीं दिया कि ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, उन्होंने जस्ट एक सीरीज दी थी कि भाई ये सीरीज है लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ की, इसको याद रख लो और कॉम्प्लेक्सेस पे देख लो कौन स्ट्रॉन्ग फील है कौन वीक फील। अगर स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड होता है तो वो अंदर की इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देता है, उस केस में चांसेस होते हैं कि आपका अंदर वाला डी खाली हो जाए। ठीक है, अगर वीक फील लिगेंड होता है तो उसके केस में आपके बाहर वाले डी से कॉम्प्लेक्सेस यूजुअली बनते हैं। ओके, नाउ अगेन आगे मैम बता देंगी। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे D1 D2 D3 कॉन्फ़िगरेशन में फर्क नहीं पड़ता लिगेंड कैसा जुड़ा हुआ है, आपकी कॉम्प्लेक्सेस हमेशा कैसे बनते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, मतलब आप D2sp3 बना सकते हो। ठीक है, ऐसे अगर हायर वाले अगर आप देखते हो जैसे D9 D10 D8, उस केसेस में अंदर का डी खाली नहीं हो पाता है यूजुअली, तो आप बाहर वाले ही यूज करते हो, है ना, ये एक्चुअली अपन सीएफटी में देख लेंगे। हाँ चलिए, तो ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का था। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो है अपने, ये टेट्राहेड्रल दिखा सकते हैं ज्योमेट्री या फिर अपना स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। टेट्राहेड्रल होगा जब बाहर का लाइक sp3 है, अंदर का डी खाली नहीं है, एक s और तीनों p यूज हो गए हाइब्रिडाइजेशन में। स्क्वायर प्लेनर में dsp2 होगी हाइब्रिडाइजेशन, अंदर का d खाली हो जाता है एक, तो वही ये भी इनर ऑर्बिटल होते हैं और sp3 वाले आउटर ऑर्बिटल होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे ज्योमेट्री के बारे में, मैग्नेटिक नेचर के बारे में, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, इजी होंगे क्वेश्चंस, मुश्किल नहीं होंगे। बाकी गदर सीरीज में मैम ने कोऑर्डिनेशन कराए हैं, वो क्वेश्चन इस क्लास के बाद एक बार लगा लेना या एटलीस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, हाँ जी। चलिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की अगर मैम बात करती है, तो सीएफटी जब हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जब हमारे पास ये थ्योरी आया था, तो इस थ्योरी ने काफी चीजें अज्यूम करी थी। इसने बोला था जो मेटल लिगेंड का बॉन्ड है वो आयनिक है प्योरली। ठीक है, जैसे एक आयनिक बॉन्ड होता है, कैटायन एनायन को अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल उसी तरह हमारा
एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, मेटल लीगेंड का बॉन्ड बनता है। लीगेंड्स को उन्होंने पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट किया, ठीक है। जो 5d ऑर्बिटल्स हैं किसी भी मेटल के गैसियस फॉर्म में, उनकी एनर्जी सेम होती है। तो मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका बताती हूँ, राइट, इसको पढ़ लो एक बार। देखो, जैसे यहाँ पर आपका मेटल है, उसके 5d ऑर्बिटल है, ठीक है, ये सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है, तो मैं इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बुला सकती हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मान लो लीगेंड ने अप्रोच करना शुरू किया, तो जब लीगेंड दूर से इन्फिनिटी से अप्रोच करते हैं मेटल को, तो जो फील्ड मेटल पे लगती है, मेटल के ऑर्बिटल्स पे, वो सिमेट्रिकल फील्ड होती है। मतलब हमें पता नहीं चलता, मेटल ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि लीगेंड कौन से ऑर्बिटल के लॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है, किधर से अप्रोच है लीगेंड का। तो मेटल क्या करता है, अपने 5 के 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी को बढ़ा देता है, ये समझ के कि भाई सिमेट्रिकल फील्ड है, शायद सबके लिए ही लीगेंड आ रहा होगा, है ना। तो उस 5 के 5 को वो एक्साइट करा देता है, चलो जाओ तुम सबकी तरफ लीगेंड आ रहा है। पर जैसे लीगेंड पास आने लगता है, रिपल्शन का एक्सटेंड बढ़ता है। तो अब डिपेंड करता है किस फील्ड की आप बात कर रहे हो। जैसे अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रही हूँ, तो उस केस में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जब आप बात करते हो, तो लीगेंड्स अलोंग द एक्सिस आते हैं। मतलब लीगेंड का अप्रोच होता है एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ऐसे अप्रोच करता है। तो उस केस में जो आपके डी ऑर्बिटल एक्सियल होते हैं, डी ऑर्बिटल भी दो तरह के होते हैं ना, एक्सियल और नॉन एक्सियल। तो जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लीगेंड्स अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं, तो डी ऑर्बिटल जो एक्सियल वाले होते हैं, उनको ज्यादा रिपल्शन फील होता है, तो उनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज करती है ना। जैसे जो आप जिस सेट को आप ईजी बोलते हो, इसके अंदर आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होता है, और जो आपके नॉन एक्सियल वाले होते हैं, उनकी एनर्जी गिर जाती है, क्योंकि उनको इतना रिपल्शन नहीं फील होता, उनकी तरफ लिगेंड आया ही नहीं होता। तो ये एक्चुअली स्प्लिटिंग करवा देता है। ये जो बीच में अपना सेंटर होता है, इसको बेरी सेंटर अपन बुलाते हैं, और ये डिफरेंस T2G EG के एनर्जी का डिफरेंस आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है। ऑक्टाहेड्रल के लिए ओ लिख देते हैं। ऐसे हम टेट्राहेड्रल की तरफ फील्ड देखते हैं, वहां पे लीगेंड्स अलोंग द एक्सिस नहीं आते, तो उधर नॉन एक्सियल वालों की एनर्जी बढ़ जाती है, लाइक दैट, ठीक है। तो यही इसमें बात लिखी है, देखो कि 5d ऑर्बिटल शुरू में तो सेम एनर्जी के होते हैं, अब बिकॉज ऑफ अनसिमेट्रिकल फील्ड ऑफ लीगेंड्स अब क्या होता है, डीजेनेरेसी खत्म हो जाती है, क्योंकि अब पता चलता है भाई लीगेंड तो पार्शियल है, लीगेंड तो ऑक्टाहेड्रल में एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली स्प्लिटिंग होती है। सो यही स्प्लिटिंग का जो पैटर्न है, किस तरह से स्प्लिटिंग होगी, ईजी ऊपर होगा, T2G नीचे होगा, ये डिपेंड करता है कि क्रिस्टल फील्ड कैसी है, नेचर क्रिस्टल फील्ड का कैसा था, है ना। तो वही मैम ने बताया कि एक अपना ऑक्टाहेड्रल केस है, जिसमें देखो मैम ने बोला ये फ्री मेटल एटम था, फिर यहाँ पर क्या हुआ, सारे डीजेनरेट डी थे। फिर जब सिमेट्रिकल फील्ड थी, स्फेरिकल फील्ड, तो 5 के 5 की एनर्जी बढ़ गई। यस, अब पता चला नहीं भाई, ऑक्टाहेड्रल में तो एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो एक्सियल वालों की एनर्जी बढ़ा दो, यस, और नॉन एक्सियल वालों की गिरा दो, लाइक दैट। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है अपनी। और यहाँ पर देखो अपना जो ईजी वालों की एनर्जी है, वो 3/5 डेल ओ से बढ़ जाती है, और जो अपने T2G वाले हैं, इनके 2/5 डेल ओ से गिर जाती है। इसको निकालने का जुगाड़ भी होता है, देखो निकालने का जुगाड़ क्या हो सकता है, जैसे मुझे इसकी एनर्जी निकालनी है, कितने से बड़ी होगी, तो इनके सामने कितने डिब्बे हैं, 3, और टोटल डिब्बे 1 2 3 4 5, तो ये 3/5 डेलो से बढ़ गया। ये एनर्जी गैप कैसे निकालोगे, सामने कितने डिब्बे, 2, टोटल कितने, 5, 2/5 डेलो से ये गिर गया, सॉर्टेड है। यस, हाँ, तो T2G ऑर्बिटल्स डिक्रीज्ड बाय दिस। ओके, तो देखो वीक फील्ड लिगेंड कभी होता है तो अट्रैक्शन कम होती है, रिपल्शन भी कम होती है, तो जो आपका इंक्रीज और डिक्रीज है एनर्जी का, वो भी कम होता है। बेसिकली वीक फील्ड लिगेंड में ये जो डेल ओ का गैप है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये बहुत कम होती है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों ज्यादा है, तो उस केस में ये एनर्जी का गैप भी ज्यादा होता है ना, उस केस में अपना डेल ओ भी ज्यादा होता है, इधर डेल ओ कम होता है। अगर बात करते हो कि मैम स्ट्रेंथ क्या है, तो अपने लीगेंड्स की थोड़ा स्ट्रेंथ देखकर चलना आप। जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग में आपको कार्बन वाले थोड़े से दिखेंगे, है ना, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन शुरू में, लास्ट में आपके हेलोजन्स होंगे ऑब्वियसली, है ना, काफी वीक होते हैं। बीच में ऑक्सीजन वाले थोड़े लाइक OH नेगेटिव, ऑक्सिलेट,
वाटर H2O ऐसे दिखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली निकालिए, इसको ध्यान में रखना ताकि आप कंपेयर कर पाओ फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एब्सॉर्ब करते हैं हाई एनर्जी, स्मॉलर वेवलेंथ, उनका गैप ज्यादा होता है। तो वी नो एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड है वेवलेंथ के, तो ज्यादा एनर्जी गैप होता है यानी लेस वेवलेंथ, स्मॉलर वेवलेंथ। वीक फील्ड लिगेंड वाले एब्सॉर्ब करते हैं लो एनर्जी, ज्यादा वेवलेंथ। ठीक है, तो वी कैन से स्प्लिटिंग एनर्जी अपनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, किसके? अपने एनर्जी के जो भी होगी, है ना, और इनवर्सली है वेवलेंथ एब्सॉर्ब्ड के। ओके, चलिए। हाँ, अब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल कराओगे। तो यहाँ पे मैम बताती है कि आपके जो 5D का स्प्लिटिंग हुआ है वो कुछ इस तरह हुआ है। T2G 3 नीचे है और EG यहाँ है ना। तो सुनो, अगर कॉन्फ़िगरेशन D1, D2 या D3 है तो कोई तकलीफ नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दो T2G में, फिर D2 में यहाँ भर दो, फिर D3 में यहाँ भर दो। लो एनर्जी में कोई तकलीफ नहीं आई हमें D3 तक। अब यहाँ पे पंगा पड़ेगा अगर मुझे D4 के अंदर फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो डालना है। अब मेरे पास दो चॉइस है मैम, या तो मैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन को EG के अंदर डालूं, ऊपर भेज दूं, या फिर मैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन को T2G में पेयर करा दूं। दो सिचुएशंस है ना। तो ये होगा क्या, इनमें से कौन सा सिचुएशन होगा, पेयरिंग होगी या ऊपर जाएगा, वो डिपेंड करता है आपके लीगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर जो वीक फील्ड लीगेंड होता है, वीक फील्ड लीगेंड के अंदर आपकी जो पेयरिंग कराने के लिए एनर्जी, देखो वीक फील्ड लीगेंड में एनर्जी का गैप कम है। अगर एनर्जी का गैप कम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर भेजना आसान है ना। पेयरिंग कराने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो ऐसे केसेस में हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज देते हैं, बिकॉज ये गैप एनर्जी का कम है ना। अब एनर्जी का गैप कम है तो आप इधर भेज दो उसको, राइट। इट्स द सेम थिंग, जैसे मान लो आप किसी एक 10 फ्लोर्थ बिल्डिंग में हो, ठीक है, 10 माले की बिल्डिंग के अंदर हो आप, और पहले फ्लोर के ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे एक खाली कमरा है, राइट। और आपके पास एक चॉइस है कि भाई या तो आप पहले कमरे में जाओ या आप 10वें कमरे में जाओ, 10वें फ्लोर पे भी एक रूम खाली है। ठीक है, तो आपने क्या, आपको लगा चलो लिफ्ट भी काम नहीं कर रही, तो आप क्या सोचोगे, यार 10 बिल्डिंग चढ़ के अगर मैं जाऊं, है ना, मतलब 10 फ्लोर क्रॉस करके मैं 10th फ्लोर पे जाऊं, कितनी एनर्जी खर्च होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर पे ही रहता हूँ। फर्स्ट फ्लोर में ही मान लो आपके साथ रूम में भी कोई और है, तो आप उसी रूम में एडजस्ट कर लोगे। आप सोचोगे 10 फ्लोर क्रॉस करके मैं उस खाली कमरे में जाऊं, इससे अच्छा इसी कमरे में मैं विद अ रूममेट एडजस्ट कर लेता हूँ। लेस एनर्जी रिक्वायर हुई पेयरिंग के लिए, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपका गैप कम है या ज्यादा। जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एनर्जी का गैप इतना ज्यादा है, आप यहाँ पर हो, आपको 10वें बिल्डिंग के कमरे में जाना है, तो आप नहीं जाओगे, आपको लगेगा यार इतना कौन चलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है इसके साथ ही एडजस्ट हो जाता हूँ। समझ रहे हो, अगर ये गैप बहुत ज्यादा होता है, डेलो का गैप ज्यादा है, उस केस में इलेक्ट्रॉन पेयर होना पसंद करेगा, उस केस में फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G में ही आ जाएगा। अगर ये गैप कम है, अगर आपको दूसरे ही फ्लोर पे जाना है, खाली कमरा है, तो आप वहां जाना पसंद करोगे, है ना। इतना तो आप, इतना एनर्जी तो आप खर्च कर ही सकते हो टू गेट अ सोलो रूम। तो यू बी लाइक, अगर एनर्जी गैप कम है तो मैं क्यों T2G के अंदर फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर कराऊं, मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर भेजूंगा उसे, लाइक दैट। तो आपको ये चीज फील्ड स्ट्रेंथ देखकर डिसाइड करनी है। तो दोनों चीजें मैम ने लिख दी है। वीक फील्ड लिगेंड के केस पे इलेक्ट्रॉन EG के अंदर जाएगा फोर्थ वाला, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में वो T2G में ही पेयर हो जाएगा। यही चीज आप आगे आने वाले कॉन्फ़िगरेशंस में भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेट्राहेड्रल में क्या होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड्स का अप्रोच होता है वो एक्सिस के अलोंग नहीं होता है, इन बिटवीन होता है, राइट। तो यहाँ पर जो आपके नॉन एक्सियल वाले डी होते हैं, कौन से वाले, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, ये एक्साइट होते हैं, इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, यानी DXY, YZ और ZX। ठीक है, यहाँ पे हम G वर्ड को यूज नहीं करते, मतलब वी डोंट से EG और T2G, क्योंकि G वहां पर यूज होता है जिस ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो अपन E और T2 बोलते हैं, E एंड T2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका स्प्लिटिंग हुआ, आपके एक्सियल वाले नीचे आ गए दो, और नॉन एक्सियल ऊपर चले गए। ओके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपके टेट्राहेड्रल की और ऑक्टाहेड्रल की फील्ड में क्या रिलेशन है, इसको भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में।
सॉर्टेड है? यस, ओके चलिए। हाइब्रिडाइजेशन का भी एक एग्जाम्पल मैम ने देखो अटैच किया है जो आप वीबीटी में करते हो। जैसे अपने पास निकल टेट्रा कार्बोनिल है, तो यहाँ पर देखो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बोनिल अपना न्यूट्रल लिगेंड है, तो निकल जीरो के अंदर है, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। तो कॉन्फिग्रेशन आप देखो फिल कर सकते हो। तो इस केस में आप खुद सोचो, क्या अंदर वाला कोई डी खाली हो सकता है DsP2 कराने के लिए? नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पर पेयरिंग देखो, आप पेयरिंग भी कराते हो, इट्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना, CO आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये पेयरिंग कराता है। पेयरिंग भी कराएगा तो ये 3D के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, 4s वाले भी इधर आ जाएंगे। तो उस केस में अपना क्या होता है, एक S खाली हो जाता है और 3 P होते हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बना सकते हो। ये दूसरे केस में देखो, यहाँ पर भी कोबाल्ट 3+ में है, NH3 अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, राइट। तो आपके कोबाल्ट 3+ की कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें अगर आप पेयरिंग करा दोगे, पेयरिंग के बाद अंदर के 2 डी खाली हो जाते हैं, तो यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये देखकर। तो इस कॉम्प्लेक्स में तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो अपनी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगी। सॉर्टेड है? हाँ, तो ये बेटा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सवाल पूछता है। DNF के अंदर भी मैम ने बताया था एक सवाल जरूर बनता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से, वही चीज यहाँ पर भी बनती है। तो प्लीज ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगाना है तुम्हें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का, और जहां पर n होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो अपने बहुत ध्यान से कॉम्प्लेक्स को देखना और अपना n की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देना, ठीक है, फॉर्मूला में। चलिए फिर आइसोमेरिज्म है जो हम दो तरीके से यहाँ पढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चरल पार्ट, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल पार्ट के अंदर स्टीरियो में भी अपने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल हैं, और अगर हम स्ट्रक्चरल वालों की बात करते हैं, कभी कभार नॉट ऑलवेज सवाल पूछ लेता है आइडेंटिफाई कराने को, इनमें से कौन से हाइड्रेशन आइसोमर्स हैं, कौन से आयनाइजेशन है। तो जस्ट डेफिनेशन एक बार देखना, मैम ने नोट्स में अटैच कर दिया है, ठीक है। जैसे देखो, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म तब होता है जब आपका काउंटर आयन जो कॉम्प्लेक्स में है वो खुद ही पोटेंशियल लीगेंड है, और इट कैन डिस्प्लेस अ लीगेंड व्हिच कैन देन बिकम द काउंटर आयन। मतलब अंदर बाहर का खेल चल रहा है इनका। जैसे यहाँ पर देखो, NO3 बाहर है, SO4 अंदर है, तो इन्होंने क्या सेटिंग बिठाया, इन्होंने बोला यार बाहर का मौसम बढ़िया हो रहा है, मैंने सुना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, है ना, तो ये बोलता है NO3 आके देख ले, तो मैं भी अंदर का माहौल देख लेता हूँ, तो ये स्वैप कर लेते हैं अपनी पोजीशन। देखो NO3 अंदर, ये बाहर, ये सही है। दिस इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेशन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ओके। जैसे बाहर देखो H2O एक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, अब इस कॉम्प्लेक्स में एक Cl को आप अंदर डाल दो। अब आप क्या करो, देखो सुनो, हमने किया कैसे इस आइसोमर को, यहाँ पर Cl2 है, अंदर 2 Cl है लीगन की तरह, और एक वाटर अपने पास बाहर है, ठीक है। हमने क्या किया, एक वाटर को अंदर ले लिया, ठीक है, वाटर तो वैसे ही न्यूट्रल भी है अपना, है ना, और यहाँ पर देखो एक Cl को हमने बाहर भेज दिया। तो देख रहे हो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, इधर Cl कहता है चल ठीक है यार, अगर H2O को अंदर लेना है, एक को बाहर भेजना पड़ेगा, तो एक Cl को बाहर भेज देते हैं, तो बाहर वी हैव Cl2 एंड दिस इज H2O इनसाइड। देख सकते हो, सिंपल, मतलब ऐसे जुगाड़ से देख पाना, मतलब पहचानना ही तुम्हें सिर्फ देखना है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तब होगा जब आपके लीगेंड्स का इंटरचेंज हो जाता है, किसमें, कैटायनिक और एनायनिक एंटाइटीज में ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस जो कॉम्प्लेक्स में होते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर देखो कॉपर NH3 के साथ है और प्लैटिनम Cl के साथ, अब इन्होंने क्या किया, पलट दिया सिनेरियो, इंटरचेंज कर दिया लीगेंड्स का। तो देखो यहाँ पे कॉपर के साथ हमने Cl को बॉन्ड कर दिया, है ना, और प्लैटिनम के साथ NH3 को। पहले कौन सा लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, पहले हमेशा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स लिखा जाता है, ठीक है। देखो फिर लिंकेज है जो अराइज होता है जब कभी आपके पास एम्बिडेंटेट लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। जैसे NO2 यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू बाइंड कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू, है ना, तो ये आपके लिंकेज होते हैं।
फिर लिगेंड होता है, लिगेंड आइसोमेरिज्म में आपके जो कंपाउंड्स हैं दे हैव द सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, लेकिन अलग क्या है भाई, कनेक्टिविटी लिगेंड्स के साथ अलग होती है। ठीक है, कनेक्टिविटी लिगेंड्स के साथ अलग अलग होती है, राइट। ओके, लास्ट कोऑर्डिनेशन पोजीशन वालों में ये पॉलीन्यूक्लियर, जिसमें एक से ज्यादा सेंटर होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, है ना, उन कॉम्प्लेक्सेस में होगा इंटरचेंज लिगेंड्स का हो जाता है डिफरेंट मेटल न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, सॉर्टेड है, नो कंफ्यूजन। जैसे यहाँ पर देखो कोबाल्ट के साथ 4 NH3 लगे हुए थे, तो इन्होंने एक NH3 को इधर भेज दिया और एक Cl को अपनी तरफ ले लिया, लाइक दैट। ओके, सो दिस इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन। तो ज्यादा सवाल नहीं आते यहाँ से, सिर्फ एक बार जस्ट गो थ्रू इट। देन स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए मैम ने चार्ट अटैच कर दिया। बेटा ये वो जगह है जहां आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो यू हैव टू प्रैक्टिस द स्टीरियो आइसोमेरिज्म पार्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना जब आप ऑप्टिकली एक्टिव वालों की बात करते हो, तो कभी भी आपके जो भी ट्रांसफॉर्म्स हैं, ट्रांसफॉर्म में हमेशा सिमेट्री एलिमेंट होगा, हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी, तो वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे उस केस में। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की आप देखोगे। और अगर आप बात करोगे सिस फॉर्म, तो सिस फॉर्म उधर आपको ऑप्टिकली एक्टिव मिलते हैं, ट्रांस तो नहीं मिलती, तो सिमेट्री एलिमेंट को ध्यान से देखना उसके अंदर। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी में। बाकी यहाँ पर जीरो जैसे GI किसके बन रहे हैं वो भी ध्यान से देखना, MA6 है जैसे अपने पास। ठीक है, देन वी आर हैविंग ये वाला केस जीरो है इसके अंदर। तो प्लीज प्रैक्टिस दिस टेबल, ये आपको खुद से अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करना है, राइट। और क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा यू विल बिकम क्लोजर टू स्कोरिंग फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर। तो अभी भी टाइम है, क्वेश्चंस लगाते रहो, क्वेश्चन का फ्लो मत छोड़ना, ताकि एग्जाम में भी अच्छे से कर पाओ। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन हमने क्विकली सम अप कर लिया है, तो मेक श्योर कि आप डाउनलोड जरूर कर लें सेशन नोट्स। और DPP भी शिल्पी मैम ने अटैच की है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, तो उस DPP को जाकर भी प्ले करना। ठीक है, चलिए, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।